चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट समाज कार्य पर आधारित है। और वहीं अगर हम बात करें तो एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात करें तो उस पर भी आधारित है। ये आज का जो टॉपिक हमारा है तो ये कॉमन टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने डिसेबिलिटी पर ले रखा है या किसी और चीज़ पर। मैंने ये कॉमन टॉपिक है। ये इस पीडीएफ में से आप लोगों को, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क की बात हो चाहे वो यूजीसी सोशल वर्क की बात हो, आप लोगों को ज़रूर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से, है ना। तो मैं क्लास समाप्त होने के बाद आप लोगों को ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिसमें आप सभी लोग हैं। शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने शुरुआत में कुछ टॉपिक लिया, जैसे दिव्यांगता से संबंधित कुछ अधिनियम है। जी हेलो जी बताइए। सर, एक वाले का ना लिंक शेयर कर देना। शायद मैं ज्वाइन नहीं हूँ, नया ग्रुप बनाया होगा शायद आपने ना। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। देखिए, सुनिए ध्यान से मेरी बात। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से प्रश्न जो है ना, एग्जाम में भी एसजीपीजीआई में पेपर में हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया एक्ट को लेकर। क्यों रंजीत सर, आपने पेपर दिया था, आपको मालूम होगा, है ना। यहाँ से पेपर में प्रश्न आया था। हाँ, आया था सर, आरसीआई के बारे में आया था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम की स्थापना को लेकर। हाँ, वो तो आया था, मैंने देखा था। हाँ, वही बात कर रहा हूँ, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया एक्ट। तो ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, दिव्यांगता के संबंध में कुछ अधिनियम है यहाँ पे। पहला एक, अच्छा मैं आपको बता दूं, मानसिक रूप से बीमार जो व्यक्ति होते थे उन व्यक्तियों की देखभाल के लिए, मानसिक रूप से जो व्यक्ति बीमार होते थे उन व्यक्तियों की देखभाल के लिए आबादी या जो है आज़ादी से पहले देश में कई कानून बनाए गए थे। तो सबसे पहला जो एक कानून आया था उसका नाम था भारतीय पागल खाना अधिनियम था, और वह कानून आया था 1858 में। अब ये चला नहीं ज़्यादा दिन, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, ज़्यादा सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पाया, लोगों को सुधार नहीं कर पाया, लोगों में पुनर्वास नहीं कर पाया, इसलिए ये एक्ट वहीं पर बंद हो गया था। फिर इसी भारतीय पागल खाना अधिनियम के बाद जो 1858 आया, उसके बाद भारतीय लुनासी एक्ट आया था, और यह एक्ट 1912 का था। अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे एक्ट हैं, ऐसे नहीं कि यही एक्ट था केवल, लेकिन हम लोगों को जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन्हीं के हिसाब से चलना है। लुनासी एक्ट से प्रश्न आते हैं, लेकिन इन कानूनों को ज़्यादा असर नहीं पड़ा। भारतीय लुनासी जो है, लुनासी एक्ट से भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा। और इन कानून में या इन कानूनों में केवल पागल खाने में भर्ती जो मानसिक रोगी थे उन्हीं रोगियों पर ये चर्चा करता था। इस वजह से ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहा, सक्रिय नहीं रहा था, यही कारण था। तो आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम भी उठाए थे। और फिर उसके बाद सरकार ने सबसे पहला सन 1982 में, 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा, वो कार्यक्रम था। और इसी कार्यक्रम का बेस बनाकर, रंजीत सर ध्यान रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया था 1987 का, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या था कि मानसिक स्वास्थ्य की जो कंडीशन थी ना, उन स्थितियों को सुधारने के लिए उनको जागरूक करने की बात करता था ये एक्ट। जैसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज करना, पुनर्वास करना, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और उनकी रोकथाम की बात करना, है ना। इनमें बेसिकली इस अधिनियम में भी कई खामियां होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद आपको बताओ, सन 1996 में, 1996 में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग, तो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया था। कब लाया? अगर आपसे बात करेगा जिला के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया था 1996 में। और जिसका उद्देश्य यही था कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश में जो है प्राथमिक स्तर तक उसको पहुंचाना है, देश में प्राथमिक स्तर तक। और फिर 2013 में विश्व स्वास्थ्य सभा हुई, और उसी में जो है मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना की मंजूरी दे दी गई थी। और ये सभा हुई कब थी? 2013 में हुई थी। और किस पर सभा हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी, जो 2013 से लेकर 2020 के लिए एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना की मंजूरी दी थी 2020 तक में।
बाद में फिर ये मानसिक स्वास्थ्य जो अधिनियम आप देख रहे हैं 1987 का आया। अच्छा, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे और भी इसकी प्रक्रिया बढ़ती है आगे। तो 1987 के बाद, है ना, उसके बाद फिर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 में, कब, वर्ष 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा कर दी गई थी। कॉन्सेप्ट को केवल समझने का प्रयास करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए ये भाई। मेडिकल सोशल वर्क के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मेडिकल सोशल वर्क के लिए, यूजीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए। 2014 में ये बातें हुई, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई। फिर उसके बाद ये मानसिक स्वास्थ्य जो अधिनियम आया था 2017 वाला, फिर देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और वही अधिनियम है जो 1987 वाला है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। उसी की जगह पर वर्ष 2017 में क्या हुआ, इसका नाम परिवर्तित करके नाम रख दिया गया था। इसका नाम था क्या, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम था। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम आ गया, मतलब देखभाल जो शब्द है ना, इसको जोड़ दिया गया। और ये यूजीसी का प्रश्न था कि वो शब्द बताइए कौन सा जोड़ा गया था उस एक्ट में। पेपर में प्रश्न आया हुआ था, पूछा गया था प्रश्न, देखभाल एक शब्द है, वो वही जोड़ा गया है। ठीक है, यही परिवर्तन था, देखभाल। ये पेपर में प्रश्न पूछा है। उद्देश्य यही था कि मानसिक रोगों के ग्रस्त जो लोग थे मानसिक रोग से, उनको मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवा प्रदान करना था। और मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति थे उनके अधिकारों के बारे में बात करता था ये, है ना, उनके अधिकारों के बारे में बात करता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो बता दीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई डाउट किसी को अगर है तो आप बता दीजिए। मैंने आपको बेसिक लेवल से शुरुआत किया है, सन 1858 से बताया है आप लोगों को, और ला के आप लोगों को 2017 की बातें तक छोड़ा है स्वास्थ्य के संबंध में। भारतीय पागलखाना अधिनियम 1858 से, फिर उसके बाद भारतीय लुनाशी एक्ट। लुनाशी एक्ट को जानते हो क्या बोलते हैं, पागलखाना अधिनियम भी बोलते हैं इसी को भी, है ना। तो ये आपका सन 1912 में आया। ठीक, वहां से बताया है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 1858 याद रखिएगा एक शब्द, उसके बाद आप 1996 याद रखिएगा, सॉरी 1912, फिर 1996, 2013, 2014, 2017, 1982 का जो कार्यक्रम था वो भी याद रखिएगा। जिला कार्यक्रम जो था 1986 वाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो एक भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम आया। ये अधिनियम की बात अगर हम करें तो यह अधिनियम 1992 का है ना। ये पेपर में तो एसजीपीजे में पूछा भी गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। यह 1986 में बेसिकली इसकी स्थापना वगैरह को लेकर बात की गई थी। सितंबर में मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये जो भारतीय पुनर्वास अधिनियम है, मैं यह सितंबर 1992 में आया था, लेकिन इसको एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जब स्थापित किया गया था ना। अब ध्यान रखने वाली बात यह है रंजीत सर, जब आपसे पूछे प्रश्न में कि सोसाइटी के रूप में बताइए इसको कब स्थापित किया गया, तब आप 1986 अगर लगाते हैं तो ठीक है। अब जब क्वेश्चन में सोसाइटी दिया ही ना हो तो आपको तो जाना चाहिए 1992 की तरफ। तो इसलिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है बेसिकली संसद के द्वारा पारित हुआ, और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद जो है संवैधानिक निकाय के रूप में ये एक प्रकार से 22 जून 1993 को अस्तित्व में आ गया। अस्तित्व में कब आया, 22 जून 1993 से अस्तित्व में आ गया। तो ये जो ऊपर के 3-4 बातें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आगे बात करें, यहाँ पे आप देखें विकलांग जन, बेसिकली आपको मैंने शायद याद होगा कल की क्लास में जो विकलांग शब्द है, मन की बात जो है 27 सितंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेडियो एक कार्यक्रम था मन की बात में, उन्होंने विकलांग शब्द की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया है, रंजीत सर बताइए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? नहीं है क्या? नीलम कुमारी आप बताइए। अच्छा, किस शब्द का प्रयोग किया था नीलम सर, मैम बताइए। दिव्यांग सर। दिव्यांग, हाँ किसी ने बोला भाई देखो ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप ही ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आपको मैं कहता हूँ ना, यदि आपको कंपटीशन में रहना है तो पर डे सोशल वर्क के बारे में पढ़ना होगा।
अदरवाइज अगर पर डे नहीं पढ़ोगे ना तो आप सोचिए कि आप जैसे 10,000 बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हो, इसलिए पर डे पढ़ो। और नहीं पढ़ोगे तब अपना नुकसान करोगे। अब मैंने कल इतनी बढ़िया क्लास लिया था, आप लोगों को समझाया भी था इसके बारे में, और फिर भी बताइए आप भूल गए, जो कि पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ये मेरा नुकसान नहीं है, ये आप सबका ही नुकसान है ना। इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें सभी लोग, और नहीं पढ़ेंगे तो भाई आप जानिए, आपका काम जानेगा। आगे बढ़िए और नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विकलांगजन अधिनियम था, इसका देखो कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा, ये प्रश्न जो पूछा जाता है ना वो बेसिकली बीएड वाले हो गए या एमएड के हो गए या बीटीसी हो गया, डीएड हो गया, डीएलएड हो गया। इसमें प्रश्न आता है कि बताइए विकलांगजन अधिनियम का पूरा नाम, यानी ऐसे लिख देगा पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम, और ऑप्शन में रहेगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, और उसकी जगह पे एक और नाम रहेगा, एक ऑप्शन में समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी, ये है इसका पूरा नाम। अब पता चले कि पीडब्ल्यूडी का मतलब आप निकालने लगे कि पर्सन इसमें कहाँ है ढूंढिए, डब्ल्यू का मतलब विथ कहाँ है ढूंढिए, तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, आयोग ने भी इसको यही माना है, ये फुल फॉर्म है समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। यदि ये ऑप्शन में ना हो तब पीडब्ल्यूडी का नाम आप लगाइएगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, तो वही आपका सही रहेगा। हालांकि ये बदल गया है, अब इसके जगह पे एक नया कानून आ गया है, आपको मालूम होगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया है 2016 में। जानते हैं आप सभी लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में क्या? थोड़ा थोड़ा बोलते रहिएगा आप सभी लोग, नहीं जानते। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 16 टाइप की 21 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है ना, जहां दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाने की बात की गई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताया गया था कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 2.21% जो है हिस्सेदारी में दिव्यांगजनों को समाज में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देने वाले कानून की उपस्थिति के बावजूद भी सरकार ने इनकी ओर कम ध्यान दिया है, और उसी के आधार पे फिर ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आता है जो 2016 का है। 1995 का जो एक्ट है ये निरस्त कर दिया गया है। लेकिन कभी कभी प्रश्न आते हैं कि भाई बताइए, अगर 1995 में 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी तो 2016 में कितने टाइप की डिसेबिलिटी होगी? जाहिर सी बात है 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहेगा कि पीडब्ल्यूडी 1995 में सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक के 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था थी, तो अब बताइए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कितने परसेंट सरकारी नौकरी देने की बात करता है? बताइए, 4%। अरे बोलते तो रहिए, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। हाँ, याद रखिए, आपको अगर पूछता है शिक्षा के संबंध में सुधार को लेकर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, 6 से 18 वर्ष के। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 से 14 लगा के चले आते हैं, क्योंकि एक्ट में दिया गया वो एक्ट को रिलेट कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात होती है, दिव्यांग जैसे शब्दों को पकड़ने वाली बात होती है। अगर पकड़ लिए तो भाई ठीक है, अदरवाइज तो फिर तो गलत ही है क्वेश्चन, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। हम इस पे बात करेंगे आने वाले टाइम में, डीप में लेके चलेंगे। बेसिकली आज आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ आपको, बस। आगे बढ़ते हैं और देखिए, कॉपी पेन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की बात करते हैं। राष्ट्रीय न्यास, देखिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट है ये, NTH इसको बोलते हैं, नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप कहा जाता है इसको। आपको बता दूं कि इसमें 4 टाइप की डिसेबिलिटी, पेपर में ये भी प्रश्न आया हुआ है कि पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगता की बात नहीं की गई है। अब आप कहेंगे कि सर ने 21 टाइप की डिसेबिलिटी तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में पढ़ाया है। अब भाई अगर आपको स्वलीनता, प्रमस्तकीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता पता है, जो NTH के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 टाइप की डिसेबिलिटी है, इसके सिवाय अगर कोई अदर आ जाए ना तो समझ जाना कि नेशनल ट्रस्ट का नहीं है, नेशनल ट्रस्ट का नहीं है। तो स्वलीनता को ऑटिज्म कहा जाता है, ESD बोला जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। प्रमस्तकीय पक्षाघात को सेरेब्रल पॉलिसी बोली जाती है। मानसिक मंदता को आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, ID के नाम से जाना जाता है। और बहुविकलांगता यानी बहुदिव्यांगता शब्द जो है, इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी कही जाती है, और आप जानते ही हैं इनके बारे में, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1999 में आया हुआ था।
ठीक है भाई, बिल्कुल क्लास चल रही है। कोई बच्चा कह रहा है, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं कि शायद क्लास चल रही है या नहीं चल रही। क्लास चलती है, आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करना होगा समय पर, है ना। आगे बढ़िए। उसके बाद करते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ा दिया, यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान देने वाली बातें। अच्छा, एक चीज़ एक्स्ट्रा और बता देता हूँ मैं। एक सुगम भारत अभियान है, रंजीत सर, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। बताइए जरा आप, सुगम में भारत अभियान बताइए नीलम मैम। नो सर, मुझे नहीं पता सर। ये बेसिकली मैडम 15 दिसंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था, सुगम भारत अभियान। एक बार म्यूट हो जाइए, कोई बच्चा अनम्यूट है भाई, उनके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, एक बार म्यूट हो जाइए। सभी लोग म्यूट होकर क्लास लीजिए, है ना। तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। 15 दिसंबर 2015 को सुगम भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। और ये जो सुगम भारत अभियान है ना, ये पेपर में आया भी है। और ये बता दूं आपको, दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। भारत सरकार ने चलाया था, भारत सरकार ने चलाया था, ध्यान रखिएगा। एक सुगम पुस्तकालय है, सुगम पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय। तो सुगम पुस्तकालय कब चलाया गया था? 2016 में चलाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, है ना, एग्जाम में प्रश्न आते हैं ये सारी चीज़ें। आगे बात करेंगे समाज कार्य के संबंध में ही संवैधानिक प्रयासों को लेकर थोड़ा सा। देखिए, विधवाओं के द्वारा आत्महत्या एवं सती प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए बंगाल सती अधिनियम आया था 1829 में। आप लोग जानते हैं क्या बंगाल सती अधिनियम 1829 का? मालूम है किसी को? चलिए मैं आपको बताता हूं। भारत के एक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। मैं आपको पढ़ा रखा और फिर भी आप कह रहे नहीं। अभी जब समाज सुधार आंदोलन पढ़ा था उसमें बताया था। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्हीं के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशंस पास किया गया था। और इसी कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। और आपको बता दूं, जो रेगुलेशंस में बताया गया वो सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावना के विरुद्ध बताया गया। और इसमें अगर किसी की भूमिका भी रही है समाज सुधार में, तो उनका नाम आता है राजा राम मोहन राय जी का, राजा राम मोहन राय जी का। हाँ, तो ये चीजें हैं, हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी आप सभी के लिए फैक्ट था, काफी इंपॉर्टेंट था। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर पेपर में प्रश्न नाम आए कि बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था, 4 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन में रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगर प्रश्न 4 दिसंबर 1829 को। और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने इस सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी। और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर द्वितीय की बात मैं कर रहा हूं, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। हालांकि इतिहास अगर पढ़ते हैं आप लोग, तो इतिहास वगैरह प्रश्न आता ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर राजा की उपाधि किसने दी है, तो अकबर द्वितीय ने दी है, अकबर द्वितीय ने दिया है। और ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में 1816 में भारत का पहला अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला गया था। बाद में एंग्लो हिंदू स्कूल के रूप में वो जाना गया। तो एंग्लो हिंदू स्कूल कब खोला गया? हिंदू जो है एंग्लो हिंदू स्कूल कब खोला गया? 1816 में खोला गया था, याद रखिएगा, 1816 में। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये बात तो जानते हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829 का और 1856 का। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग इस बात को भी। देखिए, आप लोगों को मालूम तो होगा ही कि भाई 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829, इसको जानने का प्रयास करिए। 1829 क्या था, मैं आपको बता दूं, इस अधिनियम ने उस सभी विधवाओं को वे सभी अधिकार और विरासत भी प्रदान किए थे जो उन्हें
उसकी पहली शादी के समय मिले थे। तो हालांकि इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में समाप्त कर दिया था। मैं आपको बता दूं, इसी का पार्ट था। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम भारत में विधवाओं की स्थिति में सुधारने के लिए, समाज सुधार जैसे कार्यों को चलाने के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो रहा वो फेमस रहा। फिर ये हाईलाइट हो गया, तो ये पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया। और ध्यान रखिएगा, ये किसके कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था इस अधिनियम को? तो लॉर्ड डलहौजी था, और आप लोगों ने लिखा भी था ये नाम, लॉर्ड डलहौजी। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था तो मैंने बताया भी था किसके कार्यकाल में तैयार हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार हुआ था। और ये पारित किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1856 वाला। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग नाम था उसका। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कैनिंग नाम था। इनके कार्यकाल में ये पारित हुआ, है कि नहीं? फिर वैध भी बनाया गया इसको, है कि नहीं? और फिर उसके बाद समाज सुधार को लेकर ये चीज़ें चलाने शुरू हो गया। और फिर 1829 में तो आप जानते ही हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक की भूमिका थी जिसने इसे समाप्त कर दिया था, है ना? तो ये फिर उसके बाद देखिए, एक और आप सबके सामने एक्ट है, भारतीय तलाक अधिनियम 1869। अब ध्यान से सुनिए, ये भी अधिनियम इंपॉर्टेंट है। तलाक अधिनियम के बता दूं मैं, 1869 का है ये धारा 10A के तहत दंपत्ति को कम से कम 2 साल के लिए अलग होने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में कहता है तलाक के लेकर। ये थोड़ी ना है कि आपने तलाक बोल दिया और हो गया तलाक, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें थी, कम से कम 2 साल होना चाहिए अलग। ध्यान दे कि अलग अलग रहने का मतलब जरूरी नहीं है कि अलग अलग स्थानों में रहना। मतलब जो दंपत्ति है, जो युगल है, जो जोड़ा है, जो कपल है, उनको केवल यह बताना होगा कि इस समय के दौरान पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं भाई, नहीं रह रहे हैं। और इस मतलब जो भी टाइम उन्होंने अपना बताया है, उन चीज़ों को अगर बताते रहे सही तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया कि ये जो है भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत ये चीज़ें हमें देखने को फिर मिल जाता है। आपने सुना होगा एक शून्य विवाह के बारे में, शून्यता के आधार पर भी एक, यही तलाक अधिनियम के तहत ही बताया गया है कि विवाह की जो शून्यता का जो आधार होगा इसी में बताया गया है। तो वो बेसिकली संशोधन का पार्ट था, है ना? यदि प्रतिवादी विवाह के समय नपुंसक था या मुकदमे की संस्था के समय भी कुछ ऐसी अलग अलग क्रियाविधि को देखने को मिलती है, तो जिस समय वो शून्यता को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, शून्यता को रिप्रेजेंट करती। बट आप ये केवल ध्यान रखिए कि भारतीय तलाक अधिनियम कब आया था? तो 1869 आया था। ये बातें आप ध्यान रखिए, बस आगे बढ़िए। विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1872 को याद रखिए। विवाहित महिलाओं की संपत्ति का अधिनियम कब आया? 1874 याद रखिए। सहमति की उम्र अधिनियम 1881 याद रखिए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 याद रखिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक तो ये विशेष विवाह पेपर में आता है, एक आपका आता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आता है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। और एक जो हिंदू या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये पेपर में आता है, इसको याद रख लीजिए। बाकी तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनते चलिए। बाल विवाह, देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करते रहिएगा। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बता दूं, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम इसको कहा जाता है, इसी को ही। और ये 28 सितंबर 1929 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। अगर कभी कभी प्रश्न ये भी आता है, बताइए जरा बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का कहां पर पारित हुआ, मतलब किस में पारित हुआ? तो ऑप्शन में आता है, लिखा रहता है इंपीरियल, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इंडिया में ये पारित हुआ। तो अब आपको ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि 14 वर्ष लड़कियों की विवाह की बात की गई थी, गर्ल्स की, ये भी पेपर में आता है। लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष जो बताया गया 18 वर्ष तय की गई बॉय की, ठीक है। बाद में परिवर्तन हुआ, फिर लड़कियों की जो गर्ल्स की एज हुआ वहां पे 21 और बॉयज की एज 18, और जो बॉयज का एज बताया गया वो 21 बताया गया, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, है ना।
आपसे अगर कभी प्रश्न पूछे तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। बाद में हालांकि इसी का नाम शारदा अधिनियम, हरबिलास शारदा ने इस अधिनियम को ले आए थे, तो इसलिए उनके नाम पर भी यह अधिनियम पड़ गया, नाम उन्हीं के नाम पर। तो कहीं कहीं इसको हरबिलास शारदा या शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पेपर में ये भी पूछा जाता है ना। तो याद रखने वाली बातें हैं, सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वायसराय थे इसके, वायसराय कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है, भारत के उस समय तत्काल वायसराय कौन थे जिनकी सहमति से इस कानून को लागू किया गया। अब ये लागू जब पूछता है पेपर में तो 1929 मत लगा के चलाइएगा, वरना गलत हो जाएगा। अगर लागू पूछेगा उस समय जिनका वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन ने उनकी सहमति के बाद इसे 1 अप्रैल 1930 को लागू कर दिया गया था, लॉर्ड इरविन के माध्यम से। तो लागू ध्यान रखिएगा, इसी एक्ट को 1930 बनाइएगा, वरना अगर 1929 करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जैसा कि SGPGI में ऐसे ही कुछ हुआ था उसको लेकर, RCI को लेकर, है ना, जो पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। स्पष्ट हो रहा है ना सभी को? एक एक चीज़ें छोटी छोटी से लेकर चल रहा हूँ, है ना, फैक्ट के रूप में, है ना, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। और ये चीज़ें आपको तब याद होंगी जब इसे आप देखेंगे, जब इसे आप बार बार देखने का प्रयास करेंगे, नोट्स पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, है ना। PDF में अभी आपको भेज दूंगा, आप उसे देख लेना। अदरवाइज़ दिक्कत होंगी फिर आपको पढ़ने में भी, और आप पेपर क्रैक करने में भी दिक्कत होगी। जब आप क्लास ले रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। हिंदू स्त्रियों की संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 का, ये पेपर में नहीं पूछा था, इसको छोड़ दीजिए। आप ध्यान रखना चाहते हैं ध्यान रख सकते हैं। मजदूरी संदाय अधिनियम पेपर में आता है। मजदूरी संदाय अधिनियम कब आया था? तो 1936। कभी कभी एक्टों को क्या कर दिया जाता है, कहता है क्रम में लगाइए, केवल कभी कभी मैच करने के लिए दे देता है, तो ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करें तो 1948 का है। औद्योगिक रोजगार अधिनियम की बात करें तो 1946 का है, 1946 का है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन अधिनियम की बात करेंगे तो 1979 का है। भवन अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जो ऊपर के ये 3 थे ये आपके इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, जो श्रमिकों के हितों के लिए बनाए गए थे अधिनियम। ये बेसिकली मैं उन पर बात कर रहा हूँ, श्रमिकों के हित के लिए। अब श्रमिक के हित के लिए ये भी था, बट इतना नहीं पूछा जाता ये, ठीक है, जितना ऊपर के 3 पूछे गए थे पेपर में। ये भी देखो श्रमिक से संबंध में है। कारखाना अधिनियम था 1948 का, और औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का। इसमें बेसिकली जब कोई विवाद होता है, निपटारा करने के लिए चरण पूछ लिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा आप लोगों से कैसे पंच निर्णयन होता है ना, समझौता क्या होता है, इस पर मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में। श्रमिक संघ अधिनियम एक था 1926 का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अधिनियम था 1919 का। ठीक है, तो ये श्रमिक अधिनियम थे, और ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे। अभी देखो, अभी समय एवं कन्वेंशन को लेकर, ऐसे सम्मेलन को कहते हैं जिसमें किसी समान उद्देश्य को लेकर चर्चा हो, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? अभी समय नाम देते हैं या कन्वेंशन का नाम देते हैं, है ना। जो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो किसी भी समान उद्देश्य की बात हम करते हैं तो इस तरीके के शब्दों का हम प्रयोग बेसिकली करते हैं। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं सारी, और कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है कि आपके लिए टफ है। जो है बलात् श्रम अभिशमन की बात करता है तो 1930 आता है। बलात् श्रम उन्मूलन अभिसमय की बात होती है तो 1957 आता है। समान परिश्रमिक अभिसमय की बात होती है 1951 आता है। भेदभाव रोजगार अभिसमयन की बात होती है तो 1951 आता है। मैं आपको याद रखाऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बलात् श्रम अभिसमय, जो 1930 का पूछा जाता है पेपर में, कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। उन्मूलन की लेकर बात करता है तो 1957 बात होती है, 1957 वाला। ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कम करने की बात कर रहा है ना बलात् श्रम को, बच्चों का जो श्रम है। फिर न्यूनतम, यहाँ पे आधा ना है, न्यूनतम आयु कन्वेंशन की बात करें तो 1973 है। बाल श्रम का निकटतम रूप से उन्मूलन हेतु कन्वेंशन की बात करें तो 1999 है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सामाजिक प्रतिरक्षा की कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। सामाजिक प्रतिरक्षा के लिए कुछ सामाजिक प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे 1957 में ऑल इंडिया जुवेनाइल कमेटी थी। तो ऑल इंडिया जुवेनाइल कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 1957 लगा दीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें संघर्षरत किशोर उन्मूलन के लेकर, जो संघर्षरत किशोर हैं उनके उन्मूलन को लेकर कानूनी पक्ष को बात किया गया। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 है, ये बात आप जानते हैं। संशोधन 2000 के अनुसार भी हुआ। उसमें कहा गया कि 16 वर्ष की आयु के लड़कों
एवं 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में शामिल किया गया। संशोधन का पार्ट यह है। आपको समझ में आ रहा है ना कि 1986 और 2000 में, क्योंकि अभी आप आगे भी देखेंगे और भी इसमें संशोधन का पार्ट बनेगा, तो आप समझेंगे कैसे। जब 16 वर्ष के बाल अपराधी की बात हो रही हो, 18 वर्ष की लड़की की बाल अपराधी की बात हो रही है, तो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग? बाल श्रम बाल न्याय अधिनियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं 2000 के अनुसार। ठीक है, ये 1986 का ही संशोधन है। फिर देखिए किशोर यहाँ पे जो है बड़ा सा है, किशोर न्याय बाल सुरक्षा एवं देखभाल अधिनियम 2015 का है। इसमें क्या था, कोई बताइए जरा मुझे। किशोर न्याय बाल सुरक्षा एवं देखभाल अधिनियम 2015 बताइए। इसमें भाई कहा गया, एक बच्चा वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। हाल ही में 2021 में हाल की बात बता रहा हूं, भारत की संसद के द्वारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण संशोधन एक अधिनियम आया 2021 का। अब आप लोगों से पेपर में जो प्रश्न पहले आते थे 2000 आते थे, अब जैसे जैसे आप यूजीसी का पेपर 2004 से लेकर 2022 तक आप सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो 2000 अगर हम बात करें यहाँ पर 2000 जैसे 15 के बीच तक में, तो वहाँ पर हम लोग लगाते थे किसको? 2000 को। अब 2015 से लेकर जितना 2021 तक पेपर में प्रश्न आए हुए, उसको बेसिकली हम लोग 2015 का ऑप्शन लगाते थे। अब 2022 से लेकर, ठीक है, अब 2000 जितना पेपर, जब तक कोई संशोधन नहीं होगा, यानी अब तक का आप मान लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को लगा के आना होगा 2021। ऑप्शन में क्या लगा के आना है? 2021। ये संसद के द्वारा किया गया है ना। तो इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि गोद लेने से संबंधित कुछ बदलाव को लेकर बात की गई थी, गोद लेने के संबंध में, उसके परिप्रेक्ष्य में बात की गई थी, गोद लेने के परिप्रेक्ष्य में। तो हालांकि इसमें विशेष स्थान यही रखा गया, किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है, किशोर न्याय का विशेष स्थान रखा गया, गोद लेने के संबंध में रखा गया था। तो ये बातें थी, इसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में यहाँ से जो है प्रश्न हम लोगों को देखने को भी कभी कभी मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे यौन अपराध बाल सुरक्षा अधिनियम, पोस्को एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, 2012 है ये। यौन अपराध बाल सुरक्षा अधिनियम जानते हैं? ये पोस्को एक्ट है। कभी कभी आप लोगों से ना पोस्को का फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इसको बोलते हैं, है ना, 2012। बात सही है, जहां यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने से संबंधित अधिनियम है। बात यह कही गई कि बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था ये पोस्को एक्ट, है कि नहीं? ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल सोशल वर्क प्लस में यूजीसी सोशल वर्क, दोनों का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 का है। अब ये तो बहुत अच्छे से आपको मालूम ही होगा इसके बारे में, है ना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अब ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की बात करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग CPCR कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का अधिनियम क्या बताता है, कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए कानून मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ समानता सहित कई अधिकारों की गारंटी देता है। यहां तक कि यह भी बात करता है कि बच्चों की तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार भी प्रतिबंध करता है। कम उम्र के बच्चों की थोड़ी ना रोजगार जाके करवा सकते हो। अब ये अपवाद है, लेकिन कुछ लोग करवाते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल सोशल वर्कर हो, तो अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पे जरूर आपको चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना आपका ये हक है। और 14 वर्षों से कारखाना हो या खान हो या खतरनाक व्यवसाय हो कोई, उसके अंतर्गत उसको जो है काम में नहीं लगा सकते हैं। ऐसी बात करता था ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट था ये स्लाइड। आगे बात करते हैं, एक अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है 1986 का, और एक अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है 1958 का। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो एक भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम है पश्चिमी बंगाल में 1943 और मुंबई में
59 का, थोड़ा सा वेट करिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैं बात बता रहा था आप लोगों से, भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम की बात होती है जब पश्चिम बंगाल में, तो आप नाम लगा के आइएगा 1943 में। यदि मुंबई की बात करेगा भिक्षावृत्ति निवारण को लेकर, तो आप लोग लगाइए 1959 का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम है ना, बेसिकली मुंबई वाला ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है ये। और ये मुंबई के जो पीएचडी वगैरह कर रहे थे, उनके इंट्रेंस में जो इंट्रेंस हुआ था उनमें आया हुआ था ये प्रश्न, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये नहीं आया है अभी तक, हरियाणा और पंजाब में बेसिकली ये भिक्षावृत्ति का ही एक्ट है। अगर आपसे पश्चिम बंगाल में पूछे तो 1943 लगाइएगा, मुंबई में 1959 में लगाइएगा, हरियाणा और पंजाब में पूछता है तो आप 1971 लगाइएगा, एमपी में अगर पूछता है तो 1969 लगाइएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे आया, पश्चिम बंगाल में लगा दीजिएगा, ये प्रश्न हो सकता है बना दे सबसे पहली बार, है ना। और मुंबई बेसिकली ज़्यादा पूछा जाता है, मुंबई। और हरियाणा पंजाब 1971 और एमपी में 1969 भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम ये आए थे, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार एग्ज़ाम में तो इसका जो यूजीसी में आपको बता दूं एनडीपीएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये एनडीपीएस एक्ट के बारे में, है ना। इस एक्ट के बारे में कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। आपको मालूम होना चाहिए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक क्या बोलते हैं इसको, सब्सटेंस, है ना। ये बेसिकली क्या, कौन सा एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, जो 1985 का है, जो 1985 का है। हालांकि इसे हम 1986 मानते हैं, जो सही तरीके से जब काम करना शुरू किया। आमतौर पे एनडीपीएस अधिनियम की बात अगर हम करें तो भारत की संसद का एक अधिनियम है जो किसी व्यक्ति के उत्पादन, निर्माण, खेती कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडार प्रतिबंधित करता है। किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थों का सेवन से संबंधित है ये नारकोटिक ड्रग्स। और ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया। शुद्ध हिंदी में कहा जाता है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है। इसमें कुल टोटल इसमें अगर हम बात करें 6 अध्याय हैं और 83 जो है इसकी धाराएं हैं। धाराएं याद करने की जरूरत नहीं है, 83, ठीक है, ठीक है, याद रखने वाली बात है हम सबके लिए ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई धारा इसमें आती है तो 27 एक धारा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो ये बताती है किसी जो स्वापक औषधि है, जो ड्रग्स है या मन प्रभावी पदार्थ जो है, उसका उपयोग के लिए दंड की बात की गई है। धारा 27 में दंड की बात की गई है ना, दंड की बात की गई है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यदि कोई मान लीजिए न्यायालय या ऐसे कोई कारण जो निर्णय में लेखबद्ध किए गए हों, है ना, और ऐसे में कोई अगर यहाँ पर विनिर्मित औषधि या विनिर्मित संबंध में उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम बात करें जुर्माना लगाता है 2 लाख रुपए का। और वो धारा जो 2 लाख का जुर्माना लगाता है वो धारा 21 है, वो धारा 21 है, वो धारा 21 है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नशीली पदार्थों से संबंधित है ये एक्ट, नारकोटिक एक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नशीली पदार्थों के सेवन करने से, इसे बनाने, खरीद, बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहते हैं 1985, और इसे एनडीपीएस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, एक पदार्थ आता है नारकोटिक और एक पदार्थ आता है साइकोट्रॉपिक। 2 पदार्थ आते हैं। कौन कौन से पदार्थ आते हैं, एक आता है नारकोटिक, ये पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, और एक बार आता है साइकोट्रॉपिक, ये का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सही तरीके से 14 नवंबर 1985 में बेसिकली ये आई भूमिका लेकर, और 1986 में ये जो है सही तरीके से काम करने लगा। और आपको बता दूं संशोधन का जो पार्ट हो इसमें हो चुका है, वो संशोधन एक बार 1989 में हुआ था, उसके बाद 2001 में हुआ था, और उसके बाद 2014 में हुआ है। इतनी बार संशोधन हुआ, फिर उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2014 के बाद कोई संशोधन इसमें नहीं किया गया है इस एक्ट में, ठीक है। कारखाना अधिनियम है, ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन अगर आप ध्यान रखिए 1 जुलाई 1994 को ये आया था अधिनियम। बच्चों के विकास और कल्याण के संबंध में कुछ विधान बनाए गए बच्चों के परिप्रेक्ष्य में। एक केंद्रीय अधिनियम आया 1960 में, एक अनैतिक व्यापार अधिनियम आया 1956 में, किशोर अधिनियम आया 1986 में, विशेष विवाह अधिनियम आया 1954 में, और हिंदू विवाह अधिनियम आया 1955 में। ये अधिनियम जो है आज समझ लीजिए आप लोग अभी एक्ट ही पढ़ रहे हैं जब से मैंने क्लास ओपन की है।
काफ़ी एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं आपका यहाँ पे सिमट जाएंगे, और इससे ज़्यादा एक्ट तो आएंगे ही नहीं पेपर में। आप देख रहे हैं कि ऐसे पेपर में प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों के संबंध में नीति और कार्यक्रम को लेकर, तो राष्ट्रीय बाल नीति आप जानते हैं 1974 का है। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान में इसको सबसे पहले बनाया गया, लागू किया गया। फिर एकीकृत बाल सुरक्षा योजना ये 2009 और 10 में, है ना। जानते हैं ये क्या है, किसी को मालूम है? बताइए एक बार, अगर किसी को मालूम है तो। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, बोलिए, बोलते नहीं हैं आप लोग। अरे भाई ये तो वही है, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, हम संरक्षण जहाँ पे उन संघर्षरत बच्चों के लिए है जिन्हें संरक्षण और देखभाल की ज़रूरत होती है। लाभार्थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संपर्क में इस योजना का लाभ उठाता है, जिसको आप लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कहते हैं। कहीं कहीं एकीकृत की बजाय क्या लिखा हुआ मिल जाता है, समेकित बाल संरक्षण योजना। सही बात है ना, बोलिए। 2009-2010। तो ये इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य यही है कि देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है, बस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इस योजना के संबंध में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न में बनता है भाई इसको लागू कब किया गया है, ICDS, इनको इन शॉर्ट में ICDS भी कहा जाता है। अगर पूछे जाए इसको लागू कब किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये ICDS महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, और इसे जब लॉन्च किया गया था तो 1975 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था इसे? 1975 में लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। इसको भाई कब बनाया गया, कब लॉन्च किया गया, क्या क्या चीज़ें इसमें भूमिकाएं देखने को मिली, है ना, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। ये बेसिकली आंगनबाड़ी वगैरह जो प्रक्रिया होती हैं उन चीज़ों को ये शामिल करता है ICDS, है ना, ICDS, है ना। इसको लॉन्च किया गया, और इस योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे, गर्भवती जो महिलाएं होंगी, स्तनपान कराने वाली जो माताएं होंगी, उनके संबंध में ये योजनाएं बनाता है आंगनबाड़ी सेवा योजना। तो आंगनबाड़ी जितनी सेवा योजना है, जैसे अगर हम बात करें टेक होम राशन के बारे में, टेक होम राशन मतलब क्या होता है? पूरक पोषण में टेक होम राशन मतलब होता है गर्भ पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है इसमें, है ना। आप लोगों के पास है कोई आंगनबाड़ी में, इसमें से कोई बच्चा है जो आंगनबाड़ी में रहता हो? आंगनबाड़ी में नहीं, मैं ICDS में हूँ। ICDS में हो आप? फिर तो आपको मालूम होगा ये सारी बातें, तो है ना। भोजन वगैरह आता है कि नहीं आता है? जी, THR आता है। आता है ना। फिर ये 6 सेवाएं मतलब अगर हम बात करें, जैसे कि इसमें जैसे स्कूल से पहले की अनौपचारिक शिक्षा भी आप लोग देते होंगे, है ना। जी बिल्कुल। और आप, हाँ, आप उन्हें जैसे स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देते होंगे, शिक्षा देते हैं, टीकाकरण भी देते होंगे, स्वास्थ्य जांच की बात भी करते होंगे, है कि नहीं। रेफरल सेवाएं भी शामिल करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत आप आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम करते हो आप फिर, ठीक है ना। ICDS के तहत ये सारी योजनाएं शामिल की जाती हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति में राष्ट्रीय बाल नीति 2012 में आई, और उसी 2012 को 18 अप्रैल 2013 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई। तो हालांकि ये पेपर में नहीं आता, लेकिन अगर पेपर में बन जाए राष्ट्रीय बाल नीति को लेकर, तो आप लोग यहाँ पर जवाब दे दीजिएगा 2012 ऑप्शन में है तो ठीक है, और यदि ऑप्शन में 2013 भी है तो 13 को स्वीकृति वाले। अब प्रश्न क्या कहेगा, स्वीकृति वाली बात करें, रूपरेखा वाली बात करें? रूपरेखा वाली पहले आती है, बाद में स्वीकृति आती है, एक्सेप्टेंस लागू वाली आती है। बात करते हैं संविधान के संबंध में बच्चों का ये प्रावधान, अगर आपको मालूम है तो आपको बता दूं, UGC के बच्चों के लिए यहाँ से हर बार पेपर में आता है। यही अगर एक्ट मालूम है तो आप लोग आसानी से सारे के सारे प्रश्न कर लेंगे सही तरीके से, है ना, सही तरीके से। चलिए बताइए जरा मुझे एक बार आप लोग कि अनुच्छेद 15 के 3 में क्या बातें कही गई हैं? अनुच्छेद 15 का 3 बताइए। बताने वाली क्या बात है कि भाई किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालिकाओं के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में बाधा ना हो, कोई बाधा ना उत्पन्न हो, ऐसे जिक्र
अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है, महिलाओं और बच्चों के संबंध को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। अनुच्छेद आपका 15 का 3 बताता है ना? क्लियर हुआ? बताइए एक बार। अगर हम बात करें वहीं अनुच्छेद 24 के बारे में, कहता है कारखाना जो है आपका कारखाना आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे, ध्यान से सुन लीजिए, उस बालक को किसी भी कारखाना या खान में काम करने की अनुमति नहीं देता है ना, नियोजित नहीं कर। अनुच्छेद 17 क्या बताता है? बहुत आसान है, आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 17 वेरी गुड, मतलब आपको अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। मतलब संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध की बात करता है। इस तरीके की चर्चा पर चर्चा, अस्पृश्यता का अनुच्छेद की बात, अंत की बात, अनुच्छेद नंबर आपको बताता है 17। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 39 39, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे कई बार बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये ऐसा 39 कहता है। 39 ओके, बच्चों की सुकुमार ओके। देखो यहाँ अगर हम 39 की बात करें, आपने डीपीएसपी के बारे में तो सुना ही होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे मन में एक चीज़ तो ये आता है कि ये जो जुड़ा हुआ है वो डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है ये। और आपको मैं बता दूं, यह अनुच्छेद जो बताता है भाग 4 में जो 39 दिया गया है, इसमें कहता है आपसे क्या क्या बताता है? ये कहता है, बताओ क्या बताता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सुकुमार अवस्था को गलत दुरुपयोग ना किया जाए। देखिए अब आपको समझिए, यहाँ 3 बातें आती हैं। पहली बात तो मैडम एक तो ये होता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ये बात आती है। एक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, एक बात तो ये होता है। वहीं अगर एक दूसरी बात करें, ये 39 का भी कह सकते हो आप। अगर हम बात करें दूसरी, तो ये आता है सार्वजनिक धन का स्वामित्व की बात करता है, और नियंत्रण इस प्रकार का करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मतलब सभी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये सार्वजनिक बात करता है, सार्वजनिक बात करता है। और वहीं अगर हम बात करें धन का जो समान वितरण होता है, वो बेसिकली आपका बताता है तीसरी पॉइंट, समान वितरण। तो मैं आपको बता रहा था 39 का 39 का खा, 39 का गा, तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं अनुच्छेद 39 में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान चीजों की बात हो रही है, जहां पर निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो रही है ना। तो इसमें कई बातें हैं 39 का में। जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है ना, ये बच्चों के संबंध में है, ये बच्चों के संबंध में। अब पता चले कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की बात की गई, तो बच्चों को कौन सा वेतन मिलने वाला है, ये दिमाग लगाना शुरू कर देंगे फिर आप। तो यहीं पर आपको और भी चीजें बताई गई हैं, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है इसमें, है ना। इन चीज को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 42 आपसे कहता है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो पेपर में एक बार प्रश्न ये भी आया था, तो ये एक अगर पॉइंट अगर बात करें तो काम की न्याय संगत की बात करेगा। अब पता चलेगा 41 का खा मत जोड़िएगा, इसमें उसी पॉइंट का पार्ट है। तो एक काम की न्याय संगत है, एक मनोचित दशा है, मनोचित दशा है, और एक आपकी है प्रसूति सहायता। और ये पेपर में पूछा गया था, लिख दिया था प्रसूति सहायता। अब बच्चे पढ़ते क्या है, काम की न्याय संगत, मनोचित नहीं पढ़ते, प्रसूति सहायता नहीं पढ़ते हैं, पेपर में गलत करके चले आते हैं। तो तीनों बातें पढ़ो ना, जब तीनों पढ़ोगे तब याद रहेगा। अब पेपर में आया था प्रसूति सहायता, 2021 का पेपर में आया था। अनुच्छेद 45 बहुत सरल है। 45 अनुच्छेद, कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ मैं आपको ना एक 21 का बताना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के एक आपको बताना चाहूँगा 41, और एक मैं आप लोगों को बताऊँगा 51 का। अब जो 21 का है मैडम, ये शिक्षा का अधिकार है, कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक, 6 से 14 वर्ष। अब मैं अभी RPWD एक्ट में क्या बताया था, 6 से 18 वर्ष ना, यही बच्चे गलती कर जाते हैं, वहाँ 6 से 18 वर्ष।
हाँ, वो दिव्यांग व्यक्ति के लिए है। 6 से 18 वर्ष दिव्यांग व्यक्ति के लिए है। 6 से 18 वर्ष, गलती मत करिएगा यहाँ पर। अब 6 से जो 14 वर्ष की बात हुई है, ये शिक्षा का अधिकार, जहाँ पे सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है, ये याद रखिएगा। और एक जो है 41 है, ये बेसिकली प्रारंभिक शैशवावस्था में ना देखभाल की बात करता है। और याद रखिएगा यहाँ पे 6 वर्षों की देखभाल की बात कर रहा है। जो 6 वर्ष के कम आयु के बालक होंगे उनकी शिक्षा का प्रावधान की बात करेगा और उनकी देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का, या एक प्रकार से आप ये कह लीजिएगा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा, ये बात होती है। और जो 51 का है, इस बात को भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो माता पिता हैं, जो संरक्षक हैं बच्चे के, वो 6 से 14 वर्ष की बच्चे की जो आयु है उनके बीच के है। तो उन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ना उनका प्रतिपाल्य करना होगा। प्रतिपाल्य का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पालन पोषण से रिलेटेड का है। और वहीं आप लोगों से बताता है ये कि शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर भी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए 6 से 14 51 का काम में भी जुड़ा हुआ है और 6 से 14 21 का काम में भी जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब पता चले कि आप लोग ढूंढ रहे हैं 51, और जानते हो 51 क्या होता है? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। 51 और 51 का काम है। 51 का तो माता पिता को जहाँ पे लगाएंगे आंख बंद करके लगा के चलाइएगा। और 51 क्या कहता है? 51 कहता है भैया कि शांति और सुरक्षा की बात होती है, शांति और सुरक्षा बनाए रखो, ये 51 कहता है। बस ये 51 कहता है। और जो प्राथमिक स्तर पर, म्यूट हो जाइए, कोई बच्चा अनम्यूट है, जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है ना, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा दो बच्चों को, तभी तो समझ में आएगा बच्चों को, वरना समझ भी नहीं आएगा। वह अनुच्छेद 350 का है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मातृभाषा में नहीं पढ़ाओगे, फ्रेंच इंग्लिश जाके झाड़ना शुरू कर दोगे, उसे समझ थोड़ी आएगा, है ना। समझा करो बात को, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 350 है। बात करते हैं भारत में बाल श्रम के अधिनियम को लेकर। बाल अधिनियम 1933 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अच्छा, ये बच्चों के भारत में जितने बाल श्रम के संबंध में अधिनियम, उन अधिनियम की बात मैं कर रहा हूँ। एक बाल अधिनियम आता है जो 1933 का है, और एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 वाला भी आता है, और एक खान अधिनियम है 1952 का, ये भी आता है। संशोधन 1983 में, 83 वाला नहीं पूछा जाता, संशोधन 1952 वाला ही पूछा जाता है। और एक बाल श्रम अधिनियम है जो 1986 का है, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में बात करें, सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया था बाल दिवस। और इसी दिवस की परिकल्पना का मतलब ये होता है कि भाई पहले से कल्पना कर दी गई, पहले से कोई भी प्लानिंग कर दी गई, उसकी का एक भारतीय नागरिक वी.के. कृष्ण मेनन थे, जिन्होंने 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आज के दिन ही 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमयन को अपनाया, ठीक है, याद रखिएगा। और यही अभिसमयन सितंबर 1990 में प्रभाव में आ गया, ठीक है। तो कौन सा प्रभाव में आया था? ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ। अब अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूछे तो वर्ष पूछे तो 1954 लगाइएगा, दिवस पूछे तो 20 नवंबर लगाइएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसकी परिकल्पना बनाया किसने, रूपरेखा तैयार किसने किया, कौन था भारतीय नागरिक, तो आप वी.के. कृष्ण मेनन का नाम लगा दीजिएगा। बस इतना ही पूछा जाएगा आप लोगों से पेपर में, इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, 3 से 4 पॉइंट। आपने एक नाम सुना होगा UNCRC। जी क्या कह रहे हैं सर? क्या चीज? ये तो रहा बाल दिवस सर। बाल दिवस तो 20 अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ना, कि बाल दिवस की बात कर रहे हैं? 14 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सर। देखिए 20 नवंबर को ही मनाया जाता है ना, 20 नवंबर को मनाया जाता है। और यह 1954 में इसको एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया। और इसकी जो रूपरेखा तैयार करने वाला था कोई दिवस की, इस दिवस की, बाल दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की, तो वो भारतीय विद्वान थे या व्यक्ति थे, उनका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस को लेकर, तो वो 1959 में हुई थी, बस, ठीक है, वो 1959 में हुई थी। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है ना। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत, जी
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज किया गया था, वो मनाया गया था, है ना, पंडित जवाहरलाल। तो अब नेहरू जी को बच्चों से बहुत खास लगाव था उनका, तो इसलिए बच्चे उन्हें चाचा कह के बोलते थे, चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे, है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाल दिवस जो है भारत में मनाया जाता है कब? 14 नवंबर को। देखिए, आपने नाम सुना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम ये भी है, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। UNCRC जानते हैं? एक मिनट थोड़ा सा उठ के, हाँ बताइए। चलिए, अंतरराष्ट्रीय, नहीं ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं UNCRC बारे में, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार पर कन्वेंशन, इसको जो है बेसिकली इसका पूरा नाम है UNCRC का, ठीक है। और ये बेसिकली बाल अधिकारों का कन्वेंशन पर बात करता है, ये बाल अधिकारों के कन्वेंशन पर बात करता है। अब प्रश्न में बनता है, तो ये इसका फुल फॉर्म तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द यूनाइटेड नेशंस, देखिए UNCRC का पूरा नाम, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन या चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड, ये इसका नाम है, ठीक है। अब UNRC इज द बेस ऑफ ऑल यूनिसेफ वर्क, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इसकी जो भूमिका बेसिकली ज्यादातर रही जो यूनिसेफ में रही। अब वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमयन को अपनाया था। उसी समय ये जब प्रभाव में आया तो सन 1990 में आया था। तो कहता है कि मानव अधिकार संधि जो बाहर के बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों का सेट, मतलब इन सब के बारे में सुरक्षा करने की बात कर रहा है। कन्वेंशन एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी इंसान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और इसी की स्थापना 20 नवंबर यानी 20 नवंबर 1989 को हुई थी। UNCRC का 3 बातें ध्यान रखिएगा। एक तो इसका फुल फॉर्म, पहला चीज, दूसरी इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिश कब हुआ, तीसरी बात आप ध्यान रखिए ये किस चीज पर काम करता है, बच्चे के नागरिक पर, राजनीतिक पर, आर्थिक पर, सामाजिक पर, स्वास्थ्य पर, सांस्कृतिक अधिकारों पर। ये एक उद्देश्य के रूप में आ जाता है, इसलिए इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा। अगर इतना याद है तो UNCRC आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में जहां पे भी प्रश्न आएगा, अगर जैसे ये शब्द याद आते हैं तो आप ऑटोमेटिक प्रश्नों के ऑप्शनों को समझना प्रयास कर देते हैं और आप समझ भी जाते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर हम बात करें जैसे संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यहाँ पे बाल अधिकारों पर क्या विचार किया, पता है आपको? अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, इज द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ यूनिसेफ। अब जानते हैं यूनिसेफ क्या बात कर रहा है? मैं अगर आपको बताऊं, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब विचार हुआ तो कहा कि विकास का एक अधिकार होना चाहिए भाई, एक अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए भाई, एक मनोरंजन का अधिकार होना चाहिए। तो इनमें से जो ये अधिकारों की बात मैंने 3 बताए हैं ना, ये अधिकार बच्चों के थे, ये अधिकार बच्चों के थे। इसलिए एग्जाम में आप लोगों से पूछता है, UNCRC एक मानव अधिकार संधि है जो बच्चे के राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है। यहां तक नहीं, आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 54 इसमें शामिल किया गया है कि जो बच्चों के विभिन्न अधिकारों के बारे में बताता है और बच्चों को इन अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को भी उपाय करने चाहिए। इस तरीके का जिक्र अनुच्छेद 54 में शामिल किया गया है। अपनाया कब गया? CRC अपनाया गया था 1989 में, याद रखिएगा, अपनाया गया। और यह न्यूनतम 20 अनुसमर्थ प्राप्त करने के बाद 1990 में यह लागू हुआ। 1990 में यह लागू हुआ। इसमें सभी पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि बच्चों की मूल जरूरतें पूरी हो और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम हो। ठीक है, ये बात बताता है ये चीजें। तो ये आप सब के लिए ध्यान देने वाली चीजें हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, पेपर में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में 10 सिद्धांत बताए गए थे, है ना, 10 सिद्धांत बताए गए थे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखिए।
कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम आता है 1870 में, यानी 1870 में। अगर हम बात करें प्रसव पूर्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में आया था। दत्तक ग्रहण, CARA के बारे में आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। दत्तक ग्रहण अधिनियम की बात करें 2017 का संशोधन है, जो मूल था वो बेसिकली 1956 था। तो CRA आया कब था? 1956 में आया था। इसका संशोधन कब हुआ था? 2017 में आया था। तो अब 1956 नहीं पूछता है, अब 2017 पूछता है, दत्तक ग्रहण अधिनियम, है ना। अब 2017 पर करके जो है प्रश्न में आता है पेपर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं CRA की स्थापना 1990 में हुआ था, यानी 1990 में, जहाँ कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 1993 के अंतरदेश के दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों और सहयोग संरक्षण पर हेग कन्वेंशन को बनाए रखने की जिम्मेदारी CARA को दे दी थी। तो CARA को जो है जिम्मेदारी जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? सहयोग संरक्षण के लिए। तो किसके कन्वेंशन पर? तो हेग कन्वेंशन पर दी गई है, ठीक है। और किसके अंदर है क्या जो बच्चों को अडॉप्शन के लिए परमिशन देता है? वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो दत्तक ग्रहण है। वही, ये मैं शुरुआत की बात बता रहा हूँ CRA के बारे में, कारा के बारे में, है ना। ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ जहाँ पे शुरुआत स्टार्ट हुआ था। स्थापना 1990 में हुई थी। 1993 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत ही CRA का संबंध जो बेसिकली हेग कन्वेंशन से बनाए गए जो चीजें थी उसकी जिम्मेदारी CRA को इसको दे दिया था, CARA को दे दिया था, CARA को दे दिया था, ठीक है। ये एक्ट है, ये पता चला सेंट्रल एडेप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में आप सोच रहे हो, है ना। वो एडेप्टेशन एक्ट है, इसके परिप्रेक्ष्य में ये बात मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना? बोलो एक बार। हाँ हाँ, याद रखिएगा, अगर कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि यही समय है। इसके बाद आपके पास कोई समय भी नहीं मिलने वाला है कि बाद में पता चले कि ये कोई चीज़ मिले, ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्थापित पूछेगा तो आप लगाना 1990 में। एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसमें आपको बता दूं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको भी मान लिया गया है, ठीक है। एक विधान के रूप में, एक वैधानिक के रूप में, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। आपको बताओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भी भूमिका इसके अंतर्गत आती है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, और यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में काम करता है, और देश में और अंतर्देशीय गोद लेने की निगरानी विनिमय करने के लिए अनिवार्य है। ये 2003 में यह जो है अनुसामर्थ हो गया था 2003 में, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ हेग वाला भूमिका, ठीक है। 2003 में भारत सरकार द्वारा जो है अनुसमर्थित हो गया। तो हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको आप लोग बोल रहे हैं अंतर्देशक दत्तक ग्रहण, जिसको आप अंतर्देशक दत्तक ग्रहण कर रहे हो। हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित हो गया। ये तो मुख्य रूप से जो अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को गोद लेने से संबंधित है ये, है ना। तो मान्यता प्राप्त गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से यहाँ पर जो है कारा काम अपना अहम भूमिका निभाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। इसको कारा कहा जाता है, कारा बोलते हैं इसको, ठीक है। नाम तो आपको मालूम ही होगा, कारा का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता ही दिया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। पता चले कि आप इसको भूल गए, भूलना नहीं है आप लोगों को, है ना, याद रहेगा। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, यहाँ पर भी देख सकते हैं 1956 के धारा 9 उपधारा 2 के अंतर्गत यदि माता पिता जीवित हैं तो पुत्र पुत्री को गोद लेने के लिए दोनों का समान अधिकार होगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। 2006 में एक नया संशोधन कर दिया गया, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। आपदा के संबंध में देख लीजिए अथॉरिटी, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा संस्थान की स्थापना भी की गई थी 2005 में ही। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भी 2005 में भी हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में। देखिए
ऊपर अगर हम अधिनियम, प्रबंधन, संस्थान और अथॉरिटी की बात कर रहे थे, नीचे नीति आ गई 2009 में। और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की स्थापना कब हुई है, जिसको आप NDRF भी बोलते हैं, 2005 में हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान कब हुआ, 2016 में हुआ। ये भी आप लोगों के लिए स्लाइड जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में इतनी बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपदा एक इंडिया क्विक ऐप है और एक सागरवाड़ी ऐप है, जिसको स्टार्ट किया गया था जुलाई 2017 में। इंडिया क्विक ऐप और सागरवाड़ी ऐप, ध्यान रखने का, आपदा के परिप्रेक्ष्य में था ये। अब आज के लिए इतना ही रखिए। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, आगे समय मिलेगा। हालांकि मैंने अभी तक आप लोगों से सिर्फ 33, आप यहाँ पे देख सकते हो 33 पेज जो है आपको केवल स्लाइड ओपन किया है। 100 स्लाइड मैंने ले रखा है, 100 पेज है, और 100 के 100 जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारा जो आप अभी देखे हैं ना ऊपर, जितने एक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो चीज़ें बेसिक बताए हैं, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। मैंने ये जो PDF बनाया था उस समय पेपर से निकाले थे सारे क्वेश्चन, और वो ये प्रश्न है जो रिपीटेड है कई बार। वो चीज़ें मैंने इसमें मेंशन किया जो रिपीटेड कई बार हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे मुख्य रूप से लिया था। ठीक है, तो कुल टोटल 100 पेज के बनाए गए थे ये। ठीक है, तो अभी PDF मैं आपके टेलीग्राम में डाल देता हूँ, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये PDF है, आप सबके काम आएगी, है ना, आने वाले टाइम में। भी शेयर हाँ, अभी मैं शेयर कर दूंगा। और